नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी इस व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं प्रसिद्ध कथाकार जैनेंद्र की कहानी पत्नी पर आपसे बातचीत करूंगा। आप सब जानते हैं कि जैनेंद्र प्रेमचंद के समकालीन होने के साथ साथ हिंदी जगत में एक महान कथाकार के रूप में ख्यात हैं। उन्होंने अपना अपना भाग्य, पाजेब, खेल जैसी सुंदर और सार्थक कहानियाँ लिखीं। सुनीता और त्यागपत्र जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे और उन्हें हिंदी में हिंदी का शरत चंद्र भी कहा जाता है। जैनेंद्र प्रेमचंद के जो सामाजिक यथार्थ के चित्रण थे हिंदी कहानी के संसार में, उसके बरक्स जैनेंद्र को मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रकार माना जाता है। जैनेंद्र ने सामाजिक यथार्थ की जगह मनुष्य के मनोवैज्ञानिक जगत को, उसके अंतर मन को समझने की कोशिश की है और इसी कारण से उन्होंने प्रेमचंद से जो छूट गया था उसको पूरा करने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि आरंभिक हिंदी कहानियों में प्रेमचंद के समानांतर जैनेंद्र जो लेखन कर रहे थे उन्हें एक तरह का प्रेमचंद का पूरक भी हम कह सकते हैं। जैनेंद्र जब मनुष्य के अपने चरित्रों के, अपने पात्रों के अंतर जगत में प्रविष्ट करते हैं तो वे यह नहीं भूलते कि मनुष्य का जो अंतर जगत है वह सामाजिक दबाव से ही निर्मित होता है, क्योंकि जो भी उसके भीतर है, एक चरित्र के भीतर जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है, सुंदर असुंदर जो कुछ है, उसके निर्माण में सामाजिक स्थितियां पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस कारण से यह कहानी थोड़ी अलग रंग की कहानी है, क्योंकि अभी तक आपने इसके पूर्व के जितने व्याख्यान सुने उसमें समाज था, संस्कृति था, दोनों के सहसंबंध थे और उनका उनसे मिला जुला एक तरह का सामाजिक यथार्थ था। इस कहानी पत्नी कहानी में जैनेंद्र अपने पात्र के माध्यम से, जो उनकी स्त्री पात्र सुनंदा है, उसके माध्यम से वे उसके मन में प्रवेश करते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि वह जो स्त्री का मन है, जो भारतीय स्त्री का मन है, वह कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्त्री का मन हो सकता है। और एक बात और, इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र परिवार के भीतर प्रवेश करते हैं अपने कथानक के माध्यम से। अब परिवार के भीतर का क्या मतलब हुआ कि पति पत्नी के बनते बिगड़ते संबंधों में एक स्त्री पत्नी के रूप में किस नियति को प्राप्त होती है, उसके क्या हालात होते हैं, इस पर जैनेंद्र की यह कहानी बड़ी रोचकता के साथ अपना ध्यान केंद्रित करती है। यही वजह है कि एक दौर में हिंदी के यशस्वी आलोचक आदरणीय डॉक्टर नामवर सिंह ने व्यापकता बनाम गहराई की बहस भी चलाई थी और ये कहा था कि प्रेमचंद व्यापकता के अगर रचनाकार हैं तो जैनेंद्र गहराई के रचनाकार हैं, और उस पर बड़ी बहस हुई थी। 50 के दशक में इस पर बहुत बहस हुई थी। उस बहस को मैं यहाँ पर रेखांकित करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि व्यापकता और गहराई एक ही साथ मौजूद होते हैं, उनके बीच कोई ख़ास अलग से विभाजन नहीं होता, क्योंकि जिस अंतर्मन की गहराई को लेकर के जैनेंद्र आगे चलते हैं उसमें सामाजिक व्यापकता के भी लक्षण इस अर्थ में मौजूद हैं कि उस सामाजिकता के दबाव के कारण ही एक चरित्र वैसा बनता है जैसा जैनेंद्र ने दिखाने की कोशिश की है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस व्याख्यान में मैं पत्नी कहानी के
वस्तु पक्ष पर बात करूंगा, जिसमें कथानक पर बात करूंगा, इस कहानी के परिवेश पर बात करूंगा और इस कहानी के साथ साथ उसका जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि चरित्र है, किन चरित्रों को अब किस आधारों पर विकसित करते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। इस कहानी का जो कथानक है वो बहुत रोचक है और आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैनेंद्र ने इस कहानी में वह सब लिखा है जो आप अपने आसपास अपने घरों में देखते हैं, अपने गाँव में, अपने कस्बों में जो परिवार रह रहे हैं और जिनमें स्त्री थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, उसके क्या हालात हैं और पति लगातार वर्चस्व की भूमिका में होता है, लेकिन पत्नी के पास कोई आवाज़ नहीं होती। पत्नी विद्रोह करना चाहती है, वो अपने पति से कुछ कहना चाहती है, लेकिन पति हैं उनके पास सुनने के लिए समय नहीं है। वे बार बार घर से बाहर भागते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास बड़े सामाजिक सरोकार हैं, मेरे पास देश के बड़े मसले हैं जिन्हें सल्टाना है, जिनसे निपटना है, समाज के बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमें टकराना है। तुम घर के भीतर रहो ना, चौका चूल्हा करो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, वही करो तुम, और मुझे सपोर्ट करो, मेरा समर्थन करो। आप देखते हैं कि यह जो भारतीय सामाजिक यथार्थ है कि जितने भी पुरुष क्रांतिवीर रहे हैं, उन्होंने जितनी बड़ी क्रांतियां की हैं समाज में आगे चल करके, लेकिन अपने घर में वो सारी क्रांति की हवा निकल जाती है जब पत्नी उनसे कुछ अपेक्षा करती है। क्या पत्नी उस सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? क्या पत्नी के पास कोई भाव नहीं है? क्या उसके मनोजगत में कोई प्रेम करुणा के लिए कोई अवकाश नहीं है? उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है? वो केवल सुनने के लिए विवश है कि पति महाशय उसे आदेशित किया करेंगे और वो उसके अनुपालन में सारी जिंदगी गुजार देगी, बच्चों की परवरिश करेगी, चौका चूल्हा करेगी और इसी में सारी उम्र उसकी बीत जाएगी। क्या यही है? क्या यही सत्य है? नहीं, यह सत्य नहीं है। लेकिन जैनेंद्र ने पत्नी कहानी में दो पात्र खड़ा किए हैं, पुरुष पात्र कालिंदी चरण और स्त्री पात्र सुनंदा। तो कालिंदी चरण और सुनंदा के बीच जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वह कितने स्ट्रेन्ड हैं, मतलब कितने तनावपूर्ण हैं, इसकी यह कहानी है। क्योंकि पति जो कालिंदी चरण हैं बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बड़े कार्य हैं, उनके पास राष्ट्र प्रेम की बात करनी है, उन्हें भारत माता को आज़ाद करना है, उन्हें स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना है और कुल मिला जुला करके वो क्रांतिकारी दल के साथ हैं जो राष्ट्र के मसले पर, समाज के बड़े मुद्दे पर बहस करते हैं, बातें करते हैं। और ये सही है, ये उचित है, उस ज़माने की ज़रूरत थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो जैनेंद्र हैं, जैनेंद्र साहब का खुद रचनाकार गांधीवादी प्रभाव में है। तो गांधीवादी जब प्रभाव में है तो आज़ादी के सरोकार, उसके मूल्य तो वहाँ पर हैं ही। और इसी में जब गरम और नरम दल की बहसें आती है तो कालिंदी चरण नरम दल के हैं, वे क्रांति नहीं चाहते, वो आतंक को खराब मानते हैं, यानी आज़ादी के लिए आतंक को खराब मानते हैं। जबकि एक पक्ष उनके दोस्तों का ये कहता है कि नहीं, आतंक ज़रूरी है, जिसके बगैर आज़ादी संभव नहीं है। लेकिन लगातार कालिंदी चरण ये बहस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, देश आज़ाद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आतंक की बात करते हैं तो कहते हैं कि आतंक विवेकहीनता का परिचायक है। जिनके पास विवेक नहीं है, सोच नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, वे ही इस तरह की बातें किया करते हैं। और यही स्थिति आती है कि गरम गरम बहस होते हुए एक दिन वे घर पर आते हैं। अचानक घर पर आते हैं और दोपहर के 2 बज चुके होते हैं। सुनंदा घर में पति का इंतज़ार जैसे रोज़ करती उस दिन भी कर रही है। और उसके बाद जब 1 बज गया नहीं आए, 2 बज गया नहीं आए, तो इसकी कहानी के बिल्कुल आरंभिक वाक्य है कि चूल्हे की आग राख होती जा रही है। ये वह तत्व है, यानी वह इंतज़ार कर रही है कि आएंगे, गरम गरम रोटियां उनको बना दूंगी और अंगीठी अभी ताज़ा है। लेकिन वो लेखक लिखते हैं
कि चूल्हे उनके इंतज़ार में, यानी पति के इंतज़ार में चूल्हे की आग राख होती जा रही है। उस राख होती आग को बचाने की भरपूर कोशिश करती है सुनंदा और अंत में झुंझला जाती है। तब तक वे एक नहीं 4 मित्रों के साथ प्रकट होते हैं घर में। चलिए वो भी ठीक है। और उसके बाद वह आते ही वो फरमाइश करते और आकर के बैठके में बैठ जाते हैं और वह किचन में बैठे हुए कान लगा के सुन रही है लोग बहस क्या कर रहे हैं। तो वहाँ बहस चल रही है, देश को आज़ाद करना है, आतंक से आज़ाद करना है, भारत माता को स्वतंत्र करना है, ऐसे संघर्ष करना हो, वैसे संघर्ष करना है। वह सोचती है और ये प्रसंग बहुत मार्मिक है। जब आप सुनेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत मार्मिक है। वो कहती है कि ये सब आज़ादी, स्वाधीनता, राष्ट्र प्रेम की बहसें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं जब इनसे पूछती हूँ कि ज़रा मुझे समझाइए, मानती हूँ मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ, तो ये समझाने को तैयार नहीं होते। और उसमें एक वाक्य लिखते हैं जैनेंद्र कि पत्नी की ज्ञानपूर्ण अपेक्षा में पति का धैर्य लुट जाता है, पति अधीर हो जाता है। यानी पत्नी की कोई भी विवेकपूर्ण जेन्युइन मांग भी होती है तो पति बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देता है। तो कह सकते हैं कि एक तरह का पुरुष के धैर्य खोने की कहानी भी है ये। बहरहाल उसी बीच अचानक बिना ये देखे, बिना उससे मिले जो पत्नी दिन भर इंतजार कर रही है, आप सोचिए जो पीड़ा पत्नी की, घर में अकेले है, अचानक किचन में जाते हैं और वे कहते हैं कि अरे सुनो, वो खाना है ना, खाना हो तो दे दो, 4 लोग और हैं खाना। अब वो खाना है कि नहीं और खाना दे दो, ये वाक्य एक साथ प्रयोग करते हैं। अब सुनंदा परेशान है, करे एक तो देर से आ रहे हैं, 4 दोस्तों के साथ भी प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात तक नहीं की, ये जानने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की घर में खाना है भी कि नहीं, और आदेश को भी अनुनय की मुद्रा में कह रहे हैं, अरे भाई खाना हो तो दे देना, अरे भाई खाना हो तो दे, आपको अधिकारपूर्वक कहना चाहिए खाना बना दो, हमारे दोस्त खाएंगे और आप मुझसे बात कर लेते। लेकिन आप अनुनय भी कर रहे हैं और झुंझला भी रहे हैं। और फिर उसके बाद जब सुनंदा कुछ बोलती नहीं तो चुपचाप झुंझलाते, कहते रहने दो, खाना मुझे नहीं चाहिए। और धीरे से इसी बीच सुनंदा थाली परोस देती है दोस्तों के बीच में। ये प्रसंग है। उसके बाद जाते हैं और अपना जैसे कि पुरुष दर्प होता है, तुमसे किसने कहा था खाना लाने के लिए, जाओ खाना, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह समझ सकते हैं। सुनंदा सोचती है कि ये इतने झुंझलाए क्यों हैं, किस बात के लिए। और रोचक बात है कि कथाकार ने ये जो गज़ब की मौलिकता यहाँ पर प्रयुक्त की है कि जो अभी अभी बैठके में बहस करते हुए कालिंदी चरण लगातार ये कह रहे थे कि आतंक नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए आज़ादी के लिए, वे कालिंदी चरण तुरंत जब चौके से लौटते हैं तो कहते हैं सुनो जी, अपने दोस्तों का सुनो जी, आतंक जरूरी है, हत्या जरूरी है, क्रांति के लिए जरूरी है। सुनंदा ये सोचती है कि आखिर इनको हो क्या गया है। अभी तक तो आतंक और क्रांति के बारे में ये कहते थोड़ा सॉफ्ट थे, थोड़े उदार थे, अब इतने सख्त कैसे हो गए हैं। ये जो यानी पत्नी ने तनिक आवाज़ उठाई नहीं कि पति सख्त हो गया। यह भी कहानीकार ने बताने की कोशिश की है, केवल सुनाने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। तो वो उसके मन में प्रवेश करके जो बुदबुदाहट होती है सुनंदा के मन में, उसको रेखांकित करते हुए जैनेंद्र ने कई मार्मिक बातें इसमें लिखी हैं। जैसे कि पुरुष का धीरज का खो देना, पुरुष का अधीर हो जाना, ये सब तमाम सारी चीज़ें होती हैं। पुरुष का स्त्री के द्वारा कुछ भी पूछा जाना, झुझला के उसका जवाब देना, और स्थिति ये होती है कि इन लोगों की बहसें होती रहती हैं। और वह आकर के जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ भी चुपचाप खाना खाते हैं, कहते हैं सुनो जी सुनंदा, अगर अचार हो तो लेते आना। यानी उस पर भी देखिए जो अचार का पक्ष है वो और ताकत का पक्ष है। सुनंदा परेशान है, कहती है कि कुछ नहीं होगा, ये होगा, ये क्या आज़ादी है, क्या भारत माता, मैं कुछ नहीं जानती, सवाल है। लेकिन तुरंत कहती है कि मैं भी कहाँ का लेके बैठ गई मन में, ऐसा मन भी चल रहा है। अरे भाई खाना खिलाना, पति की सेवा करना मेरा धर्म ही तो है। अब देखिए
किस तरह से उसके ही मन में दो तरह के विचार एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। एक पक्ष है कि वह नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये ताना बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये इन लोगों के लटके झटके बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं ऐसी थोड़ी हूँ वैसी थोड़ी हूँ। लेकिन तुरंत ही उसका जो गार्हस्थ्यिक मन है, जो भारतीय संस्कारों में रचा बसा है, तुरंत विद्रोह करता कहता है, अरे सुनंदा, तुम ये सब फालतू बातें क्यों सोच रही हो? आखिर पति ही तो तुम्हारे हैं, और खाना खिलाने से दोस्तों को पुण्य ही तो मिलता है। क्या बात है, तुम्हारे लिए अगर खाना नहीं बचा तो क्या फर्क पड़ता है? कि वह विद्रोह करती हुई वो कहती है कि आखिरकार इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे लिए भोजन बचा कि नहीं बचा है, सब भोजन दोस्तों को खिला दिए, मैं क्या खाऊंगी? यह भी एक बार पूछ तो लेते, मैं खाती ना खाती बात दूसरी थी। तो कहानी आप देखिए, और अंत में कथाकार ने रचा इस कथानक में कि जब वो लोग खा रहे होते हैं तो सुनंदा बिल्कुल समर्पित गृहिणी की तरह दरवाजे की ओट दे करके खड़ी रहती है, ताकि पति कोई आदेश दें तो तुरंत वह उसकी पूर्ति कर दे, अगर कुछ मांगे तो वह दे दे। अब आप देखिए कि सुनंदा के भीतर कितनी हलचलें हैं, और इस कथानक की जो अंतर वस्तु है वो बड़ी मार्मिक है। एक तरफ सुनंदा है जिसके पास पति को ढोने का, भारतीय संस्कारों को ढोने का एकमात्र अतीत है जो उसको विरासत में मिला हुआ है, और दूसरी तरफ पुरुष है। पुरुष की क्या स्थिति है? पुरुष की स्थिति यह है कि उसके पास स्वाधीनता का वर्तमान है, आज़ादी का वर्तमान है, और देश की आज़ादी से जो लाभ मिलने हैं उसका भविष्य भी उसके सामने है। तो रचनाकार ने यह बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री, मेरी पति पत्नी है, घर में है, स्त्री बहुत काम कर रही है। अगर स्त्री विद्रोह कर देती तो उनको एक गिलास पानी भी नहीं मिलता, और यही भारतीय जीवन का यथार्थ है। तमाम पुरुष, हम जितने भी हैं भाई, घर का समर्थन पाते हैं तभी तो बाहर निकलते हैं, तभी तो कुछ कर पाते हैं। अगर हम सबके घर की हमारी स्त्रियां विद्रोह कर दें कि नहीं, हम खाना नहीं बनाएंगे, वो खाना नहीं देंगे, आप भाषण भूषण बंद करिए, बाहर निकलना बंद करिए, आप भी बच्चों की परवरिश, तो आखिरकार ये जो फ्री मूवमेंट होता है पुरुषों, कैसे होता है? तो क्या हम इसको एक्नॉलेज ना करें? क्या इसकी हम पहचान ना करें? क्या इसके लिए हमें अपने घर की औरतों को, अपनी पत्नियों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? या घर की जो महिलाएं हैं, अब पत्नी छोड़िए, घर की जो महिलाएं हैं, क्या उनके प्रति आभारी नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। यह कहानी यही बताती है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय संस्कार में रची वैसे स्त्री के मन में विद्रोह की बहुत गुंजाइश भी नहीं है। करे क्या बेचारी? क्योंकि पति के साथ उसके साहचर्य से इतना वह उन्मुक्त भाव से जुड़ी रहती है कि उधर पुरुष तो उच्च श्रृंखल कई बार मुक्त विचरण करता रहता है, लेकिन स्त्री मुक्त विचरण छोड़िए, मुक्त विचार छोड़िए, घर के बाहर भी निकलने की आज़ादी उसको नहीं है, क्योंकि वह भी पुरुष से पूछ ये जो चूँकि यह जो है उस भारतीय समाज की कहानी है जो सामंतवादी था। स्थितियाँ आज नहीं हैं, आज गांव में स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप सब तकनीक के प्रौद्योगिक से जुड़े लोग हैं, हम सब जो जहाँ पर तकनीक है, बाज़ार है, अब बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं। अब परस्पर का साहचर्य है, परस्पर के मूल्य हैं, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित है। नई पीढ़ी ने उस सारे बैरियर को तोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस कहानी से यह संदेश तो निकलता ही है कि अगर कहीं जहाँ भी है तो हमें प्रशिक्षित करना चाहिए, और हमें उन पुरुषों को ये बताना चाहिए कि तुम्हारा मनोरोग है, गलत है, तुम उन्हें स्पेस दो, उन्हें अवकाश दो। तो यह कहानी इस नोट के साथ समाप्त होती है। इस कहानी का जो यह कथानक है इस रूप में बहुत ही अर्थपूर्ण है। अब इस कहानी के साथ आप देखेंगे कि इसका जो वातावरण है, वो जो इसका परिवेश है वो बहुत ही मार्मिक है। और परिवेश सबसे पहले इस तरह से उन्होंने रचा है कि वह स्त्री के अंधकार को और भी घनीभूत करता है। जैसा कि हमने कहा था कि सुनंदा और कालिंदी चरण के जो जीवन में जो संबंध बने हैं और उनमें जिस तरह के तनाव हैं, तो वह जो तनाव है, वह तनाव ही इस कहानी को गति देता है और इसको अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करता है। बहुत ही घनीभूत वातावरण है इस कहानी का परिवेश, जो कि इन चरित्रों को गति देता है।
इस कहानी का वातावरण असल में घर के भीतर से लेकर स्वाधीनता संग्राम तक फैला है, लेकिन असल में घर के घुटनशील वातावरण को व्यक्त करने के लिए ही कथाकार ने इस कहानी में इसके उलट कालिंदी चरण के माध्यम से देश की आज़ादी का परिवेश भी रचा है, क्योंकि वे यह दिखाना चाहते हैं कि जिस घर में घर की भारत माता ही आज़ाद नहीं है, वह देश क्या खाका आज़ाद होगा। अब देखिए कि कहानी के आरंभ में ही घर का कितना मार्मिक परिवेश उन्होंने रचा है। ये उद्धरण है, कोट है जो जैनेंद्र ने लिखा है। शहर के एक ओर एक तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहाँ चौक में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह ना जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। अब ये पूरा परिवेश बहुत ही चित्रात्मक है और चरित्रात्मक भी है। इसी तनावपूर्ण परिवेश से यह कहानी आरंभ होती है, जिसमें वातावरण और भी गहन से गहनतर होता जाता है। क्यों? क्योंकि अंगीठी की जो आग है वो निरंतर राख होती जा रही है और उसी में राख हो रही है सुनंदा की संवेदना भी। तो यह कहानी असल में घर के परिवेश से जुड़ी कहानी है, और जिसमें कि पुरुष पढ़ा लिखा है लेकिन पत्नी कम पढ़ी लिखी है। वह स्वाधीनता, राष्ट्रीयता, आज़ादी, इन सब से वह कम परिचित है, और एक तरह के जो मूल्य हैं, चूँकि इन मूल्यों से उसका सीधा कोई संवाद नहीं है, इन मूल्यों का उस तक लाभ भी नहीं पहुँचता, इस कारण से वह इनको समझने में थोड़ी असफल होती है। और यही कारण है कि इसका पूरा परिवेश बहुत ही तनावपूर्ण ढंग से रचा गया है। और जहाँ पर कि जैसा मैंने कहा कि सुनंदा द्वारा खाने का जवाब न मिलने से कालिंदी आहत हो जाते हैं और क्रांति और आतंक के पक्ष में दनादन बोलने लगते हैं, जबकि वही वो जो बार पहले आतंक से विवेक कुंठित होता है यह बात कहते हैं, वही कहते हैं कि आतंक बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस कहानी का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वह समाज से अधिक घर के भीतर कैद होने वाला वातावरण है, जिसमें पति पत्नी के बीच में परस्पर के बहुत ही तनाव हैं। और परस्पर के जो तनाव हैं उनमें उनके बीच जो संवाद होते हैं वह असल में उस परिवेश की विषम स्थितियों को और भी घनीभूत करते हैं। क्यों? क्योंकि तनाव जो उस वातावरण का तनाव हो यही है कि छोटा सा है। पहले मैंने जैसा आपको बताया कि घर के शहर के एक कोने में एक तिरस्कृत मकान, ये तिरस्कृत मकान से जो परिवेश निर्मित करते हैं जैनेंद्र, वह केवल साधारण सा परिवेश नहीं है। तिरस्कृत मकान की स्त्री भी तिरस्कृत ही है, यह संकेत करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच या तो संवादहीनता की स्थिति रहती है, अथवा वह कान लगा करके दूसरों से बातचीत करते हुए संवाद को सुनती है, तो वह व्यंग से कहती है। वह एक तरह कह सकते हैं कि दबे मन से उपहास भी करती है। इनका देखिए, ये लोग लगातार आज़ादी, क्रांति, स्वाधीनता, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं। क्या कभी इन्होंने सोचा कि घर के भीतर की जो स्त्री है वह भी राष्ट्र प्रेम में हिस्सेदारी मांगती है, वह भी आज़ादी के मूल्य में सहभागिता मांगती है? यही संदेश उस वातावरण के भीतर से रचा जा रहा है। और जैसा कि जैनेंद्र कहते भी हैं कि जब तक घर की स्त्री आज़ाद नहीं होगी, देश की आज़ादी अधूरी होगी। और यही असल में वातावरण के घनीभूत होने के बीच उस अंतर्वस्तु का निष्कर्ष भी है, जो इस कहानी में बार बार दिखाई दे। कहानी बहुत छोटी है अपने स्वरूप में, लेकिन अपनी संप्रेषण क्षमता में यह कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। और इसको बड़ा बनाने के लिए दो चरित्र हैं जो इस कहानी को बड़ा बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, एक सुनंदा का चरित्र और दूसरा कालिंदी चरण का चरित्र। सुनंदा का जो चरित्र है एक समर्पणशील स्त्री का चरित्र है, जो पूरी तरह तन मन धन से, बल्कि पति की उपस्थिति के एहसास से निरंतर उनके बारे में सोचती रहती है।
जैसे कि वह कितनी कारुणिक उसकी स्थिति उस चरित्र में आप देखिए कि सुनंदा को ये लगता है कि आखिर समय से खाना क्यों नहीं खाते, ये अनावश्यक बहसें क्यों करते रहते हैं, ये बार बार इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं। समय से आखिर का इनको खाना खाना चाहिए ना, इनको अपनी सेहत का ख्याल तो करना चाहिए। एक वाक्य उसमें है कहानी में कि इसी लापरवाही की वजह से बच्चा चला गया, यानी एक बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई है, वह पीड़ा भी उसको मिलती है, लेकिन और जब वो एकांत में रहती है तो बच्चे की स्मृति उसे बार बार याद आती है। वो चाहती है कि बच्चे की इस स्मृति को जो स्मृति रूपी दर्द है उसको पति की उपस्थिति से भरने की कोशिश की जाए, लेकिन पति रहे तब ना। उधर पति की चिंता नहीं है, पति घर से लगातार भागे हुए हैं, लेकिन पत्नी पति की चिंता में है और स्मृति में उसके खोए हुए बच्चे की चिंता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, एक तरफ है सुनंदा का चरित्र है और दूसरे कालिंदी चरण का है, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही समर्पित, बहुत ही देश प्रेम से जुड़े हुए। वह तो अपनी जगह सही है, क्योंकि वह दौर था जिसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र परिवर्तन के आकांक्षी थे, जिन्हें संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वे पुरुष के दंभ से ग्रस्त हैं और उसमें उनकी सारी शिक्षा दीक्षा, सारी पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ उनको विवेकपूर्ण ढंग से इस पक्ष पर सोचने नहीं देता कि आखिरकार मेरी अर्धांगिनी है, अगर वह लगातार मेरे प्रति समर्पित है तो कुछ जिम्मेदारी मेरी भी तो होनी चाहिए। और सुनंदा चाहती क्या है? सुनंदा कुछ उनसे नहीं चाहती, मुंह भर की बोली चाहती है कि जरा घर में आएँ तो एक बार मुझसे भी पूछ लें, मेरे बारे में भी तनिक सोच लें। भोजन के बारे में कहती है, कोई बात नहीं, दिन के दोस्त मित्र आ गए, मैं खाना बना देती, खाना दे देती, और एक दिन नहीं खाऊंगी तो कौन से कमज़ोर हो जाऊंगी, लेकिन कम से कम ये पूछते तो सही कि तुम खाना खाई कि नहीं खाई, या तुम्हारे लिए भोजन बचा कि नहीं बचा। तो यह जो स्थिति है, यानी दो विरोधी स्थितियों को, दो विरोधी चरित्रों को लेकर के प्रेमचंद ने पत्नी कहानी को मार्मिक कथा के दायरे में ढाला है, और यही इस कहानी की ताकत है, यही इस कहानी की सामर्थ्य है। आप जब इस कहानी को सुनेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो देश के भविष्य हैं, वे परिवार, अपने अपने परिवार के भी भविष्य हैं, वो इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि कालिंदी चरण में जो दोष था, उस दोष से हम आप ज़रूर मुक्त रहें, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन घर के प्रति भी, उस पत्नी के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है जितनी कि आपकी जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र के प्रति है, क्योंकि वह सहचर है, आपका अभिन्न अंग है। उसकी उपेक्षा असल में देश की भी एक तरह की उपेक्षा है, क्योंकि जिस आज़ादी, जिस क्रांति, जिस परिवर्तन, जिस समाज की बात करते हैं, उसकी वह एक मुखर आवाज़ है। तो हम सब मिल करके उस मुखर आवाज़ को दबाएं नहीं, अपनी अपनी सुनंदाओं को आनंदपूर्वक घर में जगह दें, उन्हें सुनें, उनकी समस्या को जानें और उनकी आकांक्षा को भरसक पूरा करने की कोशिश करें। आपने इस कहानी को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।